नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। अखिलेश यादव से लेकर के ममता बनर्जी तक और डोनाल्ड ट्रंप से लेकर के राहुल गांधी तक कितने लोग इस समय परेशान हैं, हैरान हैं, आशंकित हैं, भयभीत दिखाई दे रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। पिछले 48 घंटे में पहले ममता बनर्जी ने इस बात का ऐलान किया कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री और उनके मंत्रियों को संगीन अपराधों में गिरफ्तार होने के 30 दिन के भीतर उनके पदों से हटाने का जो कानून लाया जा रहा है और जो सदन में पेश करने के बाद जेपीसी के हवाले किया गया है, तो ममता बनर्जी ने कहा कि हम इस जेपीसी में अपना रिप्रेजेंटेटिव नहीं भेजेंगे। ममता बनर्जी के बाद ठीक इसी तरह का ऐलान अखिलेश यादव की तरफ से हुआ है। जो शुरुआती जानकारी मिल रही थी, कांग्रेस पार्टी इस जेपीसी का हिस्सा बनने की हामी थी, लेकिन दो बड़े घटक दलों के जेपीसी का बायकॉट करने के ऐलान के बाद अब ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि क्या कांग्रेस भी इनके पीछे खड़ी होती है, क्योंकि अब लीड लेने का तो इस फैसले के मामले में कोई ऑप्शन कांग्रेस के पास बचा नहीं है। और राहुल गांधी का जो तौर तरीका है वो किसी दूसरे अपेक्षाकृत छोटे दल के पीछे खड़ा हुआ नहीं दिखना चाहते हैं। तो ये देखना दिलचस्प होगा। वैसे इस पर भी बात करेंगे कि अखिलेश यादव और ममता बनर्जी इस कदर क्यों घबराई हुई हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी और इस बिल से भी। लेकिन एक बड़ा घटनाक्रम और हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने बहुत ही खासम खास, अपने बहुत ही करीबी सर्जियो गोर को नई दिल्ली में अमेरिका का राजदूत बना करके भेजने का फैसला किया है। अभी एक व्यवस्था है उनके यहाँ, उस पर मोहर लगनी है, वो औपचारिकता भी है, और उसके बाद वो नई दिल्ली में आकर के अपना कार्यभार संभालेंगे। ये उनके बहुत ही करीबी हैं, उनकी नाक का बाल हैं। और जो एलन मस्क हैं, उनकी डोनाल्ड ट्रंप की कोठरी से छुट्टी कराने में सर्जियो गोर की बड़ी अहम भूमिका है। एलन मस्क ने इनको सांप कह करके संबोधित किया था। ये जो नियुक्ति हुई है, यानी नए राजदूत को जो फैसला किया है भेजने का डोनाल्ड ट्रंप ने, इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड जानना बहुत जरूरी है। अगर वो अपने बहुत खासम खास को, जिसकी सीधे व्हाइट हाउस में अप्रोच है, उसे दिल्ली भेज रहे हैं और केवल भारत की जिम्मेदारी नहीं सौंप रहे हैं कि आप भारत में अमेरिका के राजदूत होंगे, पाकिस्तान की जिम्मेदारी भी वो नई दिल्ली में बैठ करके निभाएंगे और मध्य और दक्षिण एशियाई देशों की भी वही एम्बेसडर रहेंगे या एनवॉय रहेंगे, जैसे कभी वायसराय हुआ करता था जो दिल्ली में बैठ करके आस पड़ोस के देशों की निगरानी रखता था। लगभग वैसा ही कुछ डोनाल्ड ट्रंप करने वाले हैं। अब कई तरह की चीजें हैं, कई तरह की किस्से कहानियां हैं। इसमें यह भी कहा जा रहा है कि एक प्रेशर और बिल्डअप करने की कोशिश है भारत पर, और जैसा इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रुख है, जिन्होंने एक कार्यक्रम में साफ तौर पर यह कहा है कि अब हम एक ठहरे हुए पानी में कंकड़ उछाल करके लहरों से खुश होने वाले लोग नहीं हैं। अब हम तेज बहती हुई धाराओं का रुख मोड़ने में विश्वास रखते हैं। यानी वो डोनाल्ड ट्रंप को, और डोनाल्ड ट्रंप के साथ साथ जो बाकी के लोग हैं यहाँ घर के भीतर भी, देश के भीतर भी, उन सबको एक संदेश दे रहे हैं कि हल्के में लेने की जरूरत नहीं है। हम किसी भी तरह के प्रेशर में
आने वाले नहीं हैं। डोनाल्ड ट्रंप यही तो चाहते थे कि हम एग्रीकल्चर सेक्टर खोल दें, डेयरी सेक्टर खोल दें और जैसे वो चाहते हैं उनकी शर्तों पर ट्रेड डील पर सिग्नेचर कर दें। जहां वो चाह रहे हैं वहां हम साइन कर दें। और ये भारत ने करने से इनकार कर दिया। उसके बाद तमाम तरह की सैंक्शंस, टैरिफ, पहले 25%, उसके बाद 50%। वैसे तो और टैरिफ लगाने और सेकेंडरी सैंक्शंस लगाने की धमकियां दी जा रही थी और ये धमकियां कोई और नहीं दे रहा था। अगेन डोनाल्ड ट्रंप के बहुत करीबी और व्हाइट हाउस के जो ट्रेड एडवाइजर हैं वो दे रहे थे, या इनके जो वित्त मंत्री हैं बेसेंट, वो दे रहे थे। लेकिन अभी वो जरा खामोश हैं। खास तौर से पुतिन के साथ जो 3 घंटे की मीटिंग हुई है अलास्का में यूक्रेन के संदर्भ में, उसके बाद से कोई नया धमकी वाला या और टैरिफ या सेकेंडरी सैंक्शंस लगाने का कोई नया प्रस्ताव या नई धमकी उनकी तरफ से दी नहीं गई है। अब जरा ये समझने की कोशिश करते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ये सब इस कदर आशंकित क्यों है, भयभीत क्यों दिखाई दे रहे हैं। इनमें राहुल गांधी भी है। राहुल गांधी जितने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तूम तड़ाक करके हमले कर रहे हैं वो बताता है कि वो कितना असुरक्षित है। क्योंकि ऑलरेडी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए कांग्रेस को लगभग खुड्डे लाइन लगा चुके हैं। देश में करीब करीब 28 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं और केवल 3 राज्यों में इनकी सरकारें बची हैं। जो बड़े राज्य हैं, तमिलनाडु हैं, इसके अलावा पश्चिम बंगाल है, उत्तर प्रदेश है, नीचे उड़ीसा है, इनमें तो कांग्रेस लगभग साफ है, लगभग साफ है। किसी राज्य में पिछले 30 साल से सत्ता में नहीं है, किसी में 40 साल से नहीं, किसी में 50 साल से नहीं है। और वहां अब सरकार बनने की कोई दूर दूर तक संभावना भी नहीं है। बल्कि जहां जहां कभी इनकी सरकारें हुआ करती थी वो स्थान अब भारतीय जनता पार्टी ने ले लिया है या क्षेत्रीय दलों ने ले लिया है। तो जो अपनी कमजोरियां हैं उन पर मीमांसा नहीं करते हैं कि ये कमजोरियां क्यों पैदा हुई हैं और जनता ने इनको क्यों नकारा है। तो राहुल गांधी तौर तरीके क्या अपना रहे हैं? कभी ईवीएम में खराबी, कभी मतदाता सूची में खराबी, कभी चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी के बीच मैच फिक्सिंग, तमाम तरह के आरोप लगाते हैं। लेकिन अपनी कमियों, अपनी कमजोरियों, अपने नीतियों, अपनी दिशा और अपनी लीडरशिप की जो एक अथॉरिटी होनी चाहिए जिसको लोग अल्टीमेटली भरोसा करके मान्यता देते हैं और फिर उसको मजबूत करते हैं, उसमें जो लैकिंग है उसकी तरफ इनका ध्यान नहीं है। अब बहुत सारे लोग ये सवाल खड़े कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन में क्या चल रहा है। एक वो विस्मिल का शेर है कि वक्त आने पर बता देंगे तुझे ए आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनके दिल में क्या चल रहा है इसका खुलासा तो नहीं करते हैं, बोलते भी कम ही हैं। लेकिन कभी कभी जब बोलते हैं तो फिर वो पत्ते खोलते हैं और दूसरों का कच्चा चिट्ठा भी खोल देते हैं। जो मैंने बताया कि कल उनका एक बयान आया था, उन्होंने कहा था कि अब हम वो नहीं हैं जो किसी ठहरे हुए पानी या झील के किनारे बैठ करके कंकड़ उछाल करके जो लहरें हैं उनसे खुश हो लेते हैं या अपना मनोरंजन कर लेते हैं। अब हम तेज बह रही धाराओं को मोड़ने का काम कर रहे हैं। उन्होंने कल ही एक और बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि दुनिया के 100 देशों को हम
इलेक्ट्रिक व्हीकल सप्लाई करने वाले हैं, आपूर्ति करने वाले हैं। और आज भारत इस स्थिति में है कि दुनिया के जिन देशों की इकोनॉमी ठीक नहीं कर रही है, स्लो रन कर रही है, हम उनको भी संबल दे सकते हैं। ये किसके लिए टिप्पणी थी? ये उनके लिए भी टिप्पणी थी जो भारत की इकोनॉमी को डेड बता रहे थे, यानी डोनाल्ड ट्रंप। और जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप ने ये बात कही, वैसे ही राहुल गांधी भी मीडिया के सामने आकर के मीडिया कर्मियों से पूछ रहे थे, आपको पता नहीं है कि भारत की इकोनॉमी डेड है? सिर्फ प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री को ही लगता है, जबकि दुनिया मानती है, दुनिया के जो वैश्विक संस्थान हैं वो मानते हैं कि भारत इस समय विश्व की 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुका है। दुनिया के देश मानते हैं कि कई क्षेत्रों में भारत ने आशातीत प्रगति की है। और ये वैश्विक संस्थाएं ही मानती हैं कि पिछले 10-11 सालों में करीब 27 करोड़ जो गरीबी की रेखा से नीचे जीने वाले लोग थे, उनका जीवन स्तर सुधरा है, वो गरीबी की रेखा के ऊपर आ गए हैं। लेकिन इनको ये ना स्वीकार करना है और ना मानना है। ये जो कानून संशोधन विधेयक लेकर के आए हैं अमित शाह, मानसून सत्र के लगभग अंतिम दिनों में, जिसमें यह प्रावधान है कि अगर आप संगीन अपराधों के मामले में पद पर रहते हुए गिरफ्तार किए जाते हैं, उसमें मंत्री, उसमें मुख्यमंत्री, उसमें केंद्रीय मंत्री और उसमें प्रधानमंत्री ने भी अपने आप को शामिल किया है। किरण रिजिजू ने यह खुलासा किया है एक दिन पहले ही कि कैबिनेट ने यह सिफारिश की थी कि इसमें प्रधानमंत्री को ना रखा जाए, लेकिन खुद प्रधानमंत्री ने इसको, यानी प्रधानमंत्री पद को इसके दायरे में रखने का फैसला किया। तो ये जो कानून लाया गया है, इससे प्रधानमंत्री इतने खौफजदा क्यों नहीं है और अखिलेश यादव से लेकर के ममता बनर्जी तक और कांग्रेस के नेता और तमाम विपक्ष के नेता इतने भयभीत क्यों हैं? ये सवाल उस समय भी उठा था कि अगर आप सदन में इस कदर इसका विरोध कर रहे हैं कि गोले बना बना करके अमित शाह के ऊपर उछाल रहे हैं, बिल की कॉपी फाड़ रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपको अपने ऊपर भरोसा नहीं रह गया है कि आप कभी सत्ता में नहीं आएंगे। आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ही सत्ता में रहेगी। दूसरी बात यह है कि इस समय करीब 22-23 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दलों की सरकारें हैं, यानी मुख्यमंत्री इनके हैं या एनडीए के हैं। जाहिर है वहां पर मंत्री भी हैं। केंद्र में 2014 के बाद से लगातार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं, उनकी पूरी कैबिनेट है, इसमें एनडीए के भी सहयोगी हैं। तो अगर संगीन आरोपों में इन 22 राज्यों और केंद्र सरकार के मंत्री या प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री गिरफ्तार होते हैं, तो उनको अपने पद खोने का डर होना चाहिए, या जो विपक्ष इस समय सत्ता में नहीं है या बहुत कम राज्यों में है, उनको इतनी घबराहट होनी चाहिए? अब एक बड़ा सवाल इस समय यहां पूछा जा रहा है और उठ रहा है। ये सवाल है कि ये जो संशोधन ला रही है मोदी सरकार, इसके लिए 2/3 बहुमत की जरूरत है दोनों सदनों में, और 2/3 बहुमत तो उनके पास नहीं है। तो ऐसे में 2/3 बहुमत अगर वो नहीं जुटा पाए, तो सरकार भले ही ना गिरे, विधेयक ही तो पास नहीं होगा, विधेयक ही तो गिरेगा। लेकिन इसके दो मतलब होंगे। एक मतलब तो ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीट एंड क्लीन व्यवस्था चाहते हैं, भ्रष्टाचारियों रहित व्यवस्था चाहते हैं।
कि भ्रष्टाचार किसी भी स्तर पर ना हो, और अगर कोई गिरफ्तार हो और उसको 5 साल या 5 साल से अधिक की सजा होने की आशंका हो तो उसको पद पर नहीं रहने दिया जाए। दूसरा ये कि विपक्ष अगर इसका विरोध कर रहा है और सदन में अगर इस विधेयक को गिराने पर आमादा हो गया तो उनके बारे में ये मैसेज चला जाएगा पूरे देश में, मतदाताओं के बीच में भी और विदेशों में भी, कि ये भ्रष्टाचारियों को कवर फायर दे रहे हैं। और अगर चलिए इस बिल पर ना सही किसी और बिल पर या वित्त विधेयक पर, उसके लिए तो खैर 2/3 बहुमत की जरूरत नहीं होती है, संशोधन के लिए होती है। तो अगर इन्होंने हल्ला काटा और कहा कि सरकार अल्पमत में है, जो नहीं है, और अगर प्रधानमंत्री ने लोकसभा भंग करके चुनाव मैदान में जाने का ऐलान कर दिया और कहा कि आ जाओ, हो जाएं दो दो हाथ, इससे सर्वाधिक अगर कोई भयभीत है तो वो केवल ममता बनर्जी या अखिलेश यादव नहीं, खुद राहुल गांधी एंड कंपनी भी है। और जिन जिन दलों की 2024 के लोकसभा चुनाव में स्ट्रेंथ बढ़ी थी वो सब भी हैं, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता बढ़ी है, घटी नहीं है। और ये विधेयक भी जो पेश किया गया है इससे भी उनकी छवि और धवल हुई है और मजबूत हुई है। उनकी नीयत पर पहले से ही लोगों को रत्ती भर कोई शक शुबा नहीं था, लेकिन अब तो क्लियर है कि अगर वो प्रधानमंत्री पद को भी इसके दायरे में लेकर के आ रहे हैं तब उन पर कौन आरोप लगाएगा। इसलिए ममता बनर्जी हों, जिन्होंने 2024 के इलेक्शन में ज्यादा लोकसभा सीटें जीती और भारतीय जनता पार्टी की सीटें घट गई थी, और राहुल गांधी जो 52 से छलांग मार करके 99 पर पहुंच गए, अखिलेश यादव जिनको 2014 2019 दोनों में ही 5-5 सीटें मिली थी 80 सीटों वाले उत्तर प्रदेश में, वो छलांग मार करके 37 सीटों पर पहुंच गए। तो अगर सरकार गिराने का या गिरने का कोई खतरा इनकी वजह से हो गया तो उसके बाद क्या स्थिति होगी जब लोकसभा के चुनाव होंगे, ये बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। क्योंकि सरकार गिराना तो एक बात है, लेकिन सरकार बनानी भी पड़ती है गिराने के बाद। और क्या ये बनाने की स्थिति में है? जवाब है कि नहीं है। तो ऐसी स्थिति में इनका जो हाल होगा वो आप समझ सकते हैं कि क्या होगा। और डोनाल्ड ट्रंप वगैरह और जो भी विदेशी ताकतें हैं जो ये महसूस कर रही हैं कि मोदी को दबाया नहीं जा सकता है, वो भी भारत में रिजीम चेंज तो करना चाहते हैं, लेकिन ये शो नहीं करना चाहते कि वो ऐसा चाह रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि भारत भारत है, बांग्लादेश नहीं है, अफगानिस्तान नहीं है, या पाकिस्तान भी नहीं है। अभी यूरोप के बहुत सारे नेताओं को हमने व्हाइट हाउस में जैसे स्टूल पर मास्टर जी के सामने बच्चे बैठते हैं इस तरीके से नीची गर्दन किए हुए बैठे हुए देखा था। हमने तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के ऐसे चित्र भी देखे हैं। दोनों के बीच में जो मस्ती होती थी कैमरों के सामने, या जो विश्वास का एक रिश्ता था, वो तनाव में बदल चुका है। और ये क्यों बदला है, ये डोनाल्ड ट्रंप उनसे बेहतर और कोई नहीं जानता है। तो इस समय सिचुएशन ये है कि ममता बनर्जी और अखिलेश यादव साथ खड़े हो गए हैं। उधर
राहुल गांधी इस मंथन में हैं कि क्या किया जाए, और अगले आने वाले कुछ दिन बताएंगे कि एक्चुअल में विपक्ष की राजनीति आत्मघात की तरफ बढ़ती है, जिसके चांस ज्यादा है, या कोई करेक्शन उनकी सोच में और अप्रोच में दिखाई देता है। पर प्रधानमंत्री तो रत्ती भर भी उनके चेहरे पर, उनके माथे पर कहीं कोई शिकन दिखाई दे नहीं रही है। बाकी लोग ही हैं जो उनसे घबराए हुए दिखाई दे रहे हैं, भयभीत दिखाई दे रहे हैं। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।